ग्लोबल लेवल पे वेपनाइजेशन अगर आपने देखना है, न्यूक्लियर आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट, ये चीजों के बारे में अगर आपको स्टडी करनी है, तो यू शुड रिलाई ऑन द सिप्री रिपोर्ट। तो एग्जामिनेशन में जब भी आप इन टॉपिक्स को टच करेंगे, you have to ensure that you drop the word SIPRI out there. That is, according to the SIPRI, this has happened. तो सिप्री की यहाँ पे लेटेस्ट रिपोर्ट क्या हमें बताती है अबाउट दी फर्दर मॉडर्नाइजेशन इन द न्यूक्लियर वेपन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो पहली बात तो यहाँ पे सिप्री रिपोर्ट क्या है, कौन पब्लिश करता है? तो इट इज पब्लिश्ड बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। स्वीडन में ये बेस्ड है। स्वीडन गवर्नमेंट भी इसको फंड करती है एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट genuine and credible institution in the terms of armament and the arms race। ठीक है, तो सिप्री ने यहाँ पे बोला है कि पूरे दुनिया में एज ऑफ नाउ देयर आर 13.5 थाउजेंड न्यूक्लियर वॉरहेड्स, जिसमें से 90% जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं दे आर विद टू कंट्रीज, यूएस एंड रशिया। बट द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज दैट इवन द अदर न्यूक्लियर कंट्रीज लाइक इंडिया, Pakistan and China now are furthering or are developing their nuclear heads। कैसे? जैसे इंडिया के पास पहले न्यूक्लियर हेड्स 150 थे, वो अब इंक्रीज हो गए हैं टू 156। पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर हेड्स हैं? 165। पहले कितने थे? 160। एंड इंडिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान से बड़ा कंसर्न है चाइना, बिकॉज उसके न्यूक्लियर हेड्स अब बहुत ही तेजी से मॉडर्नाइज हो रहे हैं और इंक्रीज हो रहे हैं। तो चाइना एज ऑफ नाउ हैज अराउंड 350 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। So the concern out here is that because of the tensions between India and Pakistan and India and China, there are chances, there is the probability of all these three countries further investing in the development and modernization of their nuclear warheads। And if China goes on increasing its nuclear warheads, then it definitely will compound the India security challenges, which will result into more number of nuclear heads in India as well। तो ये एक पॉइंट है जो आप बात कर सकते हैं जब भी आपको जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के इक्वेशंस को बताना हो, हाउ दे अफेक्ट नॉट ओनली the two countries at in a bilateral situation, but also the region and also the globe at the larger level, because of the possibility of a kind of armament race, right? तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो टोटल इंडिया वर्ल्ड में कितने न्यूक्लियर स्टेट्स हैं? सो देयर आर 9 न्यूक्लियर स्टेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। यूएस है, रशिया है, यूके है, फ्रांस है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। अब इसमें से आपको कौन सी कंट्रीज हमेशा याद रखनी है? देखिए बहुत सिंपल है, एक तो जो P5 हो गए वो सारे न्यूक्लियर स्टेट्स हो गए ऑटोमेटिकली, राइट? इसके अलावा वेस्ट एशिया में देर इज ओनली वन कंट्री विच इज द न्यूक्लियर पावर, और यही मेजर रीजन है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जा रहा है। और जब भी ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात करता है, न्यूक्लियर प्लान्स की बात करता है, सो द इजराइल बेसिकली गेट्स ऑफेंडेड and this is the major reason that US is now and previously also during the Trump administration was slapping sanctions against the Iran। तो ये एक मेजर रीजन है कि JCPOA को क्यों स्टार्ट किया गया एंड सो ऑन। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं अबाउट दी NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है? So the Nuclear Non-Proliferation Treaty basically was signed in 1968 and it came into effect in 1970। It tries to divide the entire world into nuclear haves and nuclear have not। मतलब वो देश जिनके पास न्यूक्लियर पावर है और वो देश जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। So how did they attempt it? So they said under the treaty, that is the Nuclear Non-Proliferation Treaty, they said that whichever nation has tested the nuclear capacity before 1967, they will be declared as a nuclear state।
Rest all the countries would be declared as non-nuclear state. तो इस तरीके से इन्होंने वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया। और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ने ये बोला that now onwards after 1967 there would not be further proliferation of the nuclear technology, that is the creation of nuclear weapons cannot take place. तो ये जितने नेशन थे, कितने नेशन न्यूक्लियर स्टेट बने? सिर्फ 5 नेशन न्यूक्लियर स्टेट बने, इंक्लूडिंग यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। तो सिर्फ ये 5 नेशन जो है, क्योंकि इन्होंने 1967 के पहले न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लिए थे। लास्ट वन वाज चाइना जिसने 1964 में कंडक्ट किए थे। So they together made a club of their own and they said कि अब और कोई टेस्टिंग नहीं करेगा, अब बस हमारे पास ही न्यूक्लियर पावर रहेगी, बाकी किसी के पास भी न्यूक्लियर पावर नहीं रहेगी। So it basically stands on the 3 pillars. NPT के 3 पिलर हैं basically. There are 3 pillars of NPT. First is non-proliferation. Second is disarmament. अब जिन्होंने न्यूक्लियर वॉरहेड्स क्रिएट कर लिए हैं, दैट इज ये जो 5 नेशन है, दे विल ट्राई टू नेगोशिएट विथ ईच अदर एंड विल मेक द वर्ल्ड न्यूक्लियर फ्री, न्यूक्लियर वेपन फ्री, दैट इज बाय गोइंग और बाय डूइंग द डिसआर्मामेंट प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे डिसआर्मामेंट प्रोसेस को डिफाइन नहीं किया गया, उसका एक रोड मैप नहीं यहाँ पे रेडी किया गया। इट वॉज जस्ट said that the objective would be कि हम डिसआर्मामेंट अब करना स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि हमने नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स को पावर वैसे ही नहीं दी न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की, तो वहां पे डिसआर्मामेंट ऑटोमेटिकली हो चुका है, राइट? एंड द थर्ड इज पीसफुल यूज। सो दे सेड दैट for the peaceful use of the nuclear technology, that is we 5 nations will support the other countries which are the non-nuclear states. तो न्यूक्लियर का एनर्जी में यूज होता है, हेल्थ सेक्टर में यूज होता है, पीसफुल एप्लीकेशंस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की काफी ज्यादा है। तो उस पर्पस के लिए ये 5 नेशन जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, कमर्शियल एग्रीमेंट्स करेंगे एंड सो ऑन। तो ये 3 पिलर्स पर रेस्ट होता है एनपीटी, दैट इज द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सो बेसिकली इट प्रिवेंट्स द स्प्रेड of nuclear weapons and technology. It talks about the nuclear disarmament. It has more than 190 countries as its parties. लेकिन अभी भी कुछ countries हैं. There are 4 United Nations members who are not the member of NPT. And it includes India as well. तो इंडिया ने अभी तक ये ट्रीटी साइन नहीं करी है। अलॉन्ग विद इंडिया पाकिस्तान ने ट्रीटी साइन नहीं करी है। पाकिस्तान के बाद इजराइल ने ये ट्रीटी साइन नहीं करी है और साउथ सुडान ने ये ट्रीटी साइन नहीं करी है। इन 4 यूएन मेंबर्स के अलावा द 5th मेंबर इज द नॉर्थ कोरिया। तो क्योंकि नॉर्थ कोरिया यूएन का मेंबर नहीं है, इसीलिए इसको हमने अलग डिस्कस करा। अगर आपको टोटल बात करनी है तो देयर आर 5 कंट्रीज व्हिच हैव नॉट रेटिफाइड द एनपीटी ट्रीटी। ओके, अब इंडिया क्यों नहीं साइन करता है एनपीटी ट्रीटी? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए रेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया सेज दैट एनपीटी ट्रीटी इज टोटली डिस्क्रिमिनेटरी। अब ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर रहा है? बाय डिवाइडिंग द वर्ल्ड इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स, wherein there is no rationale of deciding the date and the year like 1967 कि उसके बाद कोई भी टेस्टिंग नहीं करेगा। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, पॉइंट नंबर 1। द सेकेंड फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज horizontal and vertical. So this NPT treaty allows for the prohibition in a horizontal manner, but on the other hand it gives permission for the vertical development of the nuclear technology. अब इसका मतलब क्या हुआ? हॉरिजॉन्टली कैसे रेस्ट्रिक्ट कर रहा है? तो कंट्री टू कंट्री ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि 5 कंट्रीज ने बना लिया, बाकी हॉरिजॉन्टली जो भी कंट्री आएगी उसको हम डेवलप नहीं करने देंगे टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर हम वर्टिकल लेवल पे बात करें तो ये 5 कंट्री जो हैं
जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, ये कंट्री जितने भी चाहें उतने टेस्ट कर सकते हैं, ये जितने भी वॉरहेड्स डेवलप करना चाहें उतने वॉरहेड्स डेवलप कर सकते हैं. So what kind of a treaty is this which restricts or prohibits the horizontal growth and development of nuclear technology but allows the vertical development of the nuclear technology? तो ये 5 कंट्रीज जितने चाहे उतने वेपन्स बना ले, लेकिन बाकी कोई नहीं बनाएगा. So this is also a form of discrimination. Then the third form of discrimination is with respect to the IAEA investigation. IAEA is basically the International Atomic Energy Agency, जो वेरिफिकेशन करती है ऑन द ग्राउंड, जो साइट्स का इंस्पेक्शन करती है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को आप मिलिट्री यूज के लिए अप्लाई कर रहे हो या सिविलियन यूज के लिए अप्लाई कर रहे हो. तो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन है. जो हैव नॉट्स हैं वहां पे एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन की बात करी गई है अंडर द एनपीटी ट्रीटी, लेकिन जो हैव्स हैं, मतलब जो 5 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वहां पे वॉलेंट्री इन्वेस्टिगेशन होगी. सो अगेन दिस इज a total a very clear cut discrimination between the haves and have nots. तो ये मेजर रीजंस हैं कि इंडिया इसको ज्वाइन नहीं करता है. और इंडिया ने 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करा. तो जैसे ही इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करा, वैसे ही एनपीटी ट्रीटी के अंदर फर्दर कंट्रोल्स क्रिएट करने स्टार्ट कर दिए गए. कैसे कंट्रोल्स? तो पहला कंट्रोल क्रिएट किया इन द फॉर्म ऑफ एनएसजी, दैट इज द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप. तो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली द मल्टीलैटरल export control regime. So what is the NSG? NSG basically was formed in 1975, just after India conducting its nuclear test, and it was the result of the India's nuclear test. It basically has the objective to control the export of nuclear technology. So nuclear technology, nuclear materials, nuclear equipments, कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा आउटसाइड द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप. तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बेसिकली गाइडलाइंस क्रिएट करता है, एक रेगुलेशन क्रिएट करता है फॉर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स. इसमें 48 कंट्रीज हैं. अगेन इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू द एनएसजी. तो पहला ये कंट्रोल इन्होंने क्रिएट किया. फिर इन्होंने आईएईए के कंट्रोल्स क्रिएट करे जो ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करेगा. तो ये सारे कंट्रोल्स बेसिकली चेक करते हैं कि हैव नॉट्स अपना न्यूक्लियर डेवलपमेंट ना कर सके. इनफैक्ट जब इंडिया ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी तो इंडिया के अगेंस्ट भी सैंक्शंस लगाए गए थे. जैसे आज आप देखते हैं कि ईरान के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाए गए, एंड ईरान बेसिकली हैज बीन ट्रैप्ड बाय सेवरल ऑफ द नेशंस, एंड सो इट इज नॉट बीइंग एबल टू कम आउट ऑफ दोज सैंक्शंस. बट द केस वॉज डिफरेंट विद इंडिया. इंडिया के क्योंकि डिप्लोमेटिक कनेक्शंस बहुत अच्छे थे, सो वी कुड लेवरेज दोस relations of ours with the multiple countries, and we could easily survive those sanctions. First placed during the 1974 test and then placed during the 1998 test. तो ये सिचुएशन इंडिया के साथ भी सामने आई थी, लेकिन we survived those sanctions. ओके, फिर अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एनएसजी के बारे में, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है. अब एनएसजी क्या है? मैंने आपको बेसिक बता दिया. एक कंट्रोल रिजीम है, एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, 1975 में बनाई गई थी क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे 1974 में. एनएसजी में 48 मेंबर्स होते हैं. ये नॉन बाइंडिंग है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. और इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम नाउ द मेंबर ऑफ द एनएसजी सिंस 2008, but its attempt to become the member are every time or on a continuous manner being opposed by a single country, that is China. China के अलावा कुछ और भी countries हैं like Ireland, Austria and so on, जो नहीं चाहते हैं कि इंडिया पार्ट बने, participate करे as a full time member of the NSG. But the major player out here is China. एंड क्योंकि एनएसजी इट टेक्स द डिसीजन थ्रू कंसेंसस, तो अगर एक भी मेंबर वीटो पावर अपनी यूज करता है तो द डिसीजन कैन नॉट बी टेकन बेसिकली. अब इंडिया को क्यों बनना है एनएसजी का मेंबर? तो इंडिया को एनएसजी का मेंबर बनने से फायदे होने वाले हैं. कैसे फायदे होंगे? वी वुड बी
getting all the crucial information with respect to the export and import of the nuclear technology, material and equipment, point number one. The entire nuclear setup, nuclear process, the process of nuclear weapon, nuclear technology development will get legitimized if we become the member of NSG. Point number three, for the peaceful use of nuclear technology, we definitely require the R&D inputs, we require upgraded or the updated technology जो हमें तभी मिल सकती है when we become the member of NSG. और अगर वो हमारे पास मिलेगी, so we then would be in a position for the diversified application of nuclear in our country. Like we can use that for the creation of renewable energy power, we can use it in the health sector for the treatment of cancers and so on. तो वो हम तभी कर पाएंगे जब हमें वो टेक्नोलॉजी मिलेगी, और वो टेक्नोलॉजी हमें तब मिलेगी जब हम एनएसजी के मेंबर बनेंगे. लेजिटिमेसी जरूरी है. तो ये कुछ मेजर रीजन है कि क्यों इंडिया को एनएसजी का मेंबर बनना है. लेकिन चाइना यहाँ पे ब्लॉक करता है इंडिया का पार्टिसिपेशन इन द एनएसजी, एंड चाइना ने कंडीशन बना दी है कि only those members would be entertained in the NSG who basically have ratified the non-proliferation treaty, nuclear proliferation treaty जिन्होंने साइन करी है, उन्हीं को हम मेंबर बनाएंगे एनएसजी का. और यहाँ पे इंडिया ने वो साइन नहीं करी है, तो इंडिया का यहाँ पे जो इंटेंशन है टू ज्वाइन द एनएसजी, that basically gets defeated. So India, whenever we hold bilateral relations or when we attend any kind of regional summits, regional conferences, or when we go to the international forums, we always try to get the approval from the member nations of the NSG for the admission of India into the grouping. तो हमने अर्जेंटीना से भी लेटेस्ट अप्रूवल लिया है कि हमें आप हमारे मूव को अपोज नहीं करोगे, अगर हम एनएसजी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमें अपोज नहीं करोगे. बट अगेन चाइना यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इरिटेंट है हमारे लिए. ओके, फिर ये बात आती है कि इंडिया को एनएसजी में मेंबरशिप क्यों मिलनी चाहिए. तो इंडिया को इसलिए मिलनी चाहिए बिकॉज जो इंडिया की न्यूक्लियर हिस्ट्री है, दैट बेसिकली इज वेरी मच क्लियर. वी डू नॉट हैव any kind of allegations for misusing the nuclear technology. Yes, we did the nuclear test, but for our own security interest, given our regional instability, given our neighborhood instability, given our acrimonious relations with the neighbors, it was necessary for India to acquire such a technology so that it helps us to protect in the times to come. इसके साथ साथ इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन है वो यहाँ पे क्लियरली बताती है कि इंडिया को वो क्लियरली ये प्रूव करती है कि इंडिया को एनएसजी की मेंबरशिप क्यों मिलनी चाहिए. तो इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन कब आई थी? 2003 में आई थी. न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन में क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं? तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज नो फर्स्ट यूज. सेकेंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस. थर्ड इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज दैट इफ वी use the nuclear weapon in retaliation, then the damage would be unacceptable. हम इतना डैमेज कॉज करेंगे कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, राइट? Then we have created a particular process as to how the nuclear weapon can be used. They can be used only through the civilian political leadership. तो हमने नेशनल कमांड अथॉरिटी क्रिएट करी जहां पे प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं, एंड ओनली ऑन हिज ऑर्डर्स, that is only on the orders of the National Command Authority, a nuclear weapon can be triggered. तो ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हमारी क्लियर है, जिसमें डिटरेंस है, नो फर्स्ट यूज है, प्रॉपर मैकेनिज्म मेंशन्ड है कि कैसे कब हम यूज करेंगे. तो ये सारी चीजें क्लियरली बताती हैं कि वी आर अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, राइट, अनलाइक पाकिस्तान. और इसीलिए हमें एनएसजी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए. बेनिफिट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए. इंडिया को टेक्नोलॉजी मिलेगी, वाइड एप्लीकेशंस है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, आरएनडी सेक्टर इंप्रूव हो सकता है. इंडिया उस टेक्नोलॉजी से फर्दर डेवलपमेंट करके एक्सपोर्ट सेक्टर में अपना बेनिफिट्स रीप कर सकता है. बहुत सारे इसके बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे. दिस वाज अबाउट द एनपीटी, एनएसजी. अब इनकी बातें मैं क्यों कर रहा था?
क्योंकि यहाँ पे डिसआर्मामेंट की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पे एक सिपरी रिपोर्ट आ गई है। तो अब सिपरी रिपोर्ट को आप और कहाँ यूज कर सकते हैं? तो कुछ और ट्रीटीज हमने डिस्कस करी थी, क्विकली मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दोबारा पूरी डिटेल्स में नहीं जा रहा, बस आपके थॉट प्रोसेस में फर्म रहे कि चीजों को कहां से कहां लिंक करना है। तो याद रखो दिमाग में, एक है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है? ये जो 90% न्यूक्लियर वॉरहेड्स आर विद द यूएस एंड रशिया, इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव टूल है, एंड द ओनली इफेक्टिव टूल प्रेजेंट और लाइव alive as of now is New START Treaty. So New START Treaty basically stands for the New Strategic Arms Reduction Treaty, which came into effect in 2011. It is a treaty signed between US and Russia जो verifiable destruction की बात करता है of the nuclear warheads. This treaty replaced a previous treaty which was called as START Treaty. ये भी यूएस और रशिया के बीच में थी। यहाँ पे डिसाइड किया गया था कि जो भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स है बिटवीन यूएस एंड रशिया, उसको वी विल ब्रिंग डाउन टू 6,000, राइट? फ्रॉम 6,000 हम इसको रिड्यूस करेंगे। फिर एक और ट्रीटी आई, सॉल्ट ट्रीटी इन 2001, जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, जिसने फर्दर रिडक्शन की बात करी ऑफ द न्यूक्लियर वॉरहेड्स। एंड देन फाइनली जब स्टार्ट लैप्स हो गई इन 2009, एक्सपायर हो गई, तो एक और नेगोशिएशन करे गए और न्यू स्टार्ट ट्रीटी लेके आए, जहां पे बात करी कि अब हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बिटवीन यूएस एंड रशिया रिस्ट्रिक्ट करेंगे टू 1550 ओनली, राइट? तो 1550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स से ज्यादा दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं होंगे। ये ट्रीटी भी लैप्स होने वाली थी इन 2021, लेकिन इसको रिन्यू कर दिया गया बाय बोथ द कंट्रीज। यहाँ पे एप्रीहेंशंस क्या है ऑफ द इंक्लूजन ऑफ चाइना। तो यूएस ये बोलता है कि चाइना के पास भी वॉरहेड्स है, नाउ इट हैज बिकम अ मेजर थ्रेट फॉर अस। द रशिया, इट हैज लॉस्ट इट्स जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस एंड हैज been gained by the China of the equal importance or of the equal level. So we now want China also to participate in these kind of treaties. तो ये एक issue चल रहा था, but both the countries now have again extended this treaty for the next 5 years. तो अब ये treaty 2026 में लैप्स हो जाएगी अगर इसको दोबारा रिन्यू नहीं करते हैं तो। दिस इज द ओनली ट्रीटी एज ऑफ नाउ अवेलेबल विच बेसिकली हैज द इंटेंशन टू रिड्यूस द न्यूक्लियर वॉरहेड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके अलावा एक और ट्रीटी थी जहां से यूएसए ने विड्रॉ कर लिया। द ट्रीटी इज द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। ये 1987 में साइन हुई थी अगेन बिटवीन यूएस एंड रशिया, और ये पहली ट्रीटी थी जो बेसिकली वॉरहेड्स का डिस्ट्रक्शन की बात करता है थ्रू द वेरीफाइबल मैकेनिज्म्स। दैट इज कि अगर रशिया कोई वॉरहेड को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उसका वेरिफिकेशन होगा, यूएस कर रहा है तो उसका वेरिफिकेशन रशिया कर सकता है। सो दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड वेरीफाइबल डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियर वॉरहेड्स। लेकिन 1987 में जो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी की बात हो रही है, इसमें क्रूज मिसाइल्स को इंक्लूड किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंक्लूड किया गया, लैंड बेस्ड। तो एयर बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड वाटर सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल्स को यहाँ से एक्सक्लूड किया गया, और यहाँ पे बोला गया कि जितने भी इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और क्रूज मिसाइल्स हैं, इंटरमीडिएट रेंज मतलब 500 किलोमीटर से 5,500 किलोमीटर, फ्रॉम 500 किलोमीटर टू 5,500 किलोमीटर के जितने भी क्रूज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लैंड बेस्ड, उनको हम डिस्ट्रॉय करेंगे, वेरीफाइबली डिस्ट्रॉय करेंगे। सो दिस ट्रीटी, फ्रॉम दिस ट्रीटी इन 2018 ट्रम्प डिसाइडेड टू विड्रॉ यूएस। तो अभी जो भी एक ट्रीटी हमारे पास बची है वो बस न्यू स्टार्ट ट्रीटी बची है, जहां पे टारगेट है 1550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स तक डिस्ट्रक्शन, राइट? तो ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी अगर कोई क्वेश्चन ग्लोबल आर्मामेंट पे आ जाता है तो आपको हो सकता है थोड़े बहुत पॉइंट्स और लिखने पड़ जाए, तो वहां पे आप लिख सकते हैं अबाउट द फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, जो अभी डिलिबरेशन में है, which is proposed but not ratified yet. तो what is this fissile material कट ऑफ ट्रीटी? तो ये ट्रीटी बेसिकली बोलती है कि हम दो मटेरियल का डिसरप्शन कॉज करके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एडवांस नहीं होने देंगे। और वो दो मटेरियल कौन से हैं? एक तो हो गया प्लूटोनियम और दूसरा हो गया हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, HEU।
तो सिर्फ ये 2 मटेरियल्स पे टारगेट करता है फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। अगर इन 2 मटेरियल्स का आप प्रोडक्शन एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो तो न्यूक्लियर वेपन बन ही नहीं सकता। तो दिस इज द आइडिया ऑफ द फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, लेकिन ये अभी तक रेटिफाई नहीं हुई है, अभी भी इस पर डिस्कशन ही चल रहा है अंडर द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, यूएनसीओडी, यूएन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, जिसमें इंडिया भी पार्टी है और इंडिया उसको सपोर्ट करता है। एक अब आखिरी ट्रीटी बची है, वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं, क्यों उसको छोड़ना, दैट इज द सीटीबीटी ट्रीटी। तो सीटीबीटी में इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। दिस ट्रीटी स्टैंड्स फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, 1996 में आई थी। तो इंडिया का ये ट्रीटी का ये कहना है that we will ban the testing of nuclear weapons by everyone and everywhere। तो पूरे दुनिया में कहीं पर भी टेस्टिंग नहीं होगी और कोई भी कंट्री हो वो टेस्टिंग नहीं करेगी। लेकिन ये ट्रीटी भी रेटिफाई अभी तक नहीं हो पाई है, मतलब इंडिया ने नहीं करी है, पाकिस्तान ने नहीं करी है, इजराइल ने नहीं करी है इसको रेटिफाई, नॉर्थ कोरिया ने इसको रेटिफाई नहीं करा है। तो क्योंकि इन कंट्रीज ने इसको रेटिफाई नहीं करा है तो ये अभी तक अफेक्ट में ही नहीं आई है। तो इंडिया का ये कहना है वी ऑलरेडी आर वेरी मच कमिटेड टू आवर ओन यूनिलैटरल कमिटमेंट्स दैट वी हैव गिवन and we also have come out with a nuclear doctrine, so there is no need for us to sign these kind of treaties because हम ये कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं कि हम कभी भी टेस्टिंग नहीं करेंगे। आप बहुत ही एडवांस कंट्रीज हैं, आप ऑलरेडी टेस्टिंग कर चुके हैं जितनी आपको रिक्वायर्ड थी, और अगर आपको और रिक्वायरमेंट होती है तो आप फिर भी कर लेते हैं उसकी टेस्टिंग। बट व्हाट अबाउट अस, वी स्टिल नीड टू डू टेस्टिंग। हो सकता है आगे जाके इवन फॉर द इट कैन बी रिक्वायर्ड फॉर द पीसफुल पर्पस, राइट, सिविलियन यूज के लिए हो सकता है हमें टेस्टिंग करनी पड़े। और अगर हम सीटीबीटी साइन करेंगे सो इट बेसिकली विल डिप्राइव अस ऑफ आवर एनर्जी सॉवरेनिटी। तो अच्छा वर्ड है ये, एनर्जी सॉवरेनिटी, जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो सीटीबीटी ट्रीटी अभी तक अफेक्ट में ही नहीं आई है, और क्योंकि इन 3-4 कंट्रीज ने इसको अभी तक साइन नहीं करा है, रेटिफाई नहीं करा है, राइट। ओके, तो ये था एनपीटी, एनएसजी, सिप्री, स्टार्ट हो गया, न्यू स्टार्ट हो गया, सॉट हो गया, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल ट्रीटी हो गया, सीटीबीटी हो गया, बहुत सारी ट्रीटीज हमने यहाँ पे क्विकली देख ली। और अगेन मैं आपसे ये बोलूंगा, फर्दर डिटेल्स में मत जाइए, द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड आर मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा डिटेल्स में मत जाइए। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया क्या है, मैंने आपको 3-4 की पॉइंट्स बता दिए, बस उस पर आप फोकस करिए। और मैंने आपको ये भी बताया कि उसको यूज कैसे करेंगे, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, नो फर्स्ट यूज, नेशनल कमांड अथॉरिटी, हाउ आर रिटेलिएटरी अटैक वुड बी। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में मेंशन्ड है, 2003 में ये पहली बार आई थी। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, एक एनर्जी सॉवरेनिटी डिप्राइव हो रही है, ये लिख सकते हैं आप, ये आप बताएंगे एनपीटी इंडिया क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है, उसमें आप ये वर्ड्स ड्रॉप कर सकते हैं। फिर आप बात कर सकते हैं एटॉमिक अपार्थीड की। तो एनपीटी व्हाट डज इट डू, इट बेसिकली इज ट्राइंग टू क्रिएट एटॉमिक अपार्थीड अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट इज जो अपार्थीड था एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो ये एटॉमिक डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है बिटवीन द कंट्रीज। अच्छा कीवर्ड है, आप यू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, काफी है। अब सिप्री की रिपोर्ट का क्या करें हम, इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा, डिसआर्मामेंट कैसे होगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे आप अप्रिशिएट करेंगे। अप्रिशिएट कहां पे करेंगे कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है वो रिन्यू करी गई बाय द यूएस एंड रशिया इररिस्पेक्टिव ऑफ बोथ विटनेसिंग द रिलेशंस एट द लोएस्ट लेवल। तो ये बहुत ही एक अप्रिशिएटिंग पॉइंट है एंड इट शुड बी एक्नॉलेज्ड बाय द ग्लोबल कम्युनिटी। इसके साथ आप बात कर सकते हैं द फर्दर नीड टू रैशनलाइज द एनपीटी। एनपीटी में जो एक्सक्लूडेड मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उनको कैसे इंक्लूड करोगे आप, ओनली थ्रू रैशनलाइजेशन। जो डिस्क्रिमिनेटरी के पॉइंट्स है उसको आप हटाओ, रैशनलाइज करो, बाकी कंट्रीज जो नहीं आई है उनको भी लेके आओ, और फिर सीटीबीटी को भी रैशनलाइज करो और उसको भी इफेक्ट में लेके आओ, राइट। देन यू नीड द ग्रेटर रोल ऑफ द यूएन टू बी प्लेड आउट हियर, कि वो ग्लोबल टेंशंस, रीजनल टेंशंस को कैसे एटीन्यूएट
करता है। अब अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप अगर टेंशंस को किसी तरीके से कम कर सकते हो थ्रू डिप्लोमेटिक मीन्स और समथिंग लाइक दैट, तो ऑब्वियस है कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना अपने एनर्जी, अपनी रिसोर्सेज नहीं इन्वेस्ट करेंगे इन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। Then you can also talk about inclusion of China into the treaties which the US and Russia basically are engaged with each other into as of now. तो उन ट्रीटीज में चाइना को भी इंक्लूड करने की जरूरत है, एंड द ऑनर्स देन वुड बी ऑन द यूएस एंड रशिया दैट हाउ दे इंक्लूड चाइना इनटू इट। तो ये सारे पॉइंट्स ऑफ वे फॉरवर्ड में डिस्कस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन ड्रॉप अ इंपॉर्टेंट कीवर्ड दैट इज द न्यूक्लियर फ्री जोन, एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर फ्री जोन। तो न्यूक्लियर फ्री जोन जितने ज्यादा क्रिएट होंगे, लाइक द एंटार्क्टिका इज द न्यूक्लियर फ्री जोन, आउटर स्पेस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ न्यूक्लियर फ्री जोन। तो जितने ज्यादा न्यूक्लियर फ्री जोन डिक्लेयर होते जाएंगे तो वहां पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है, तो ये सारे वे फॉरवर्ड में आप पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं।